नमस्कार सभी साथियों, योग ज्योतिष हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और नवंबर 2017 में यूजीसी नेट पेपर हुआ, उसका आज हम भाग 2 पढ़ रहे हैं, यानी प्रश्न पत्र 3 का भाग 2 पढ़ रहे हैं। इसमें 10 प्रश्नों का हल करेंगे और एक एक ऑप्शन को हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए और जहाँ भी कोई शंका समाधान हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछिए। और दूसरा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिए ताकि समय पर आपको तुरंत वीडियो आपको मिलती रहे। आज का सबसे पहला प्रश्न ये है, शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जा सकता है एक समय में। अब पहली बात, शिव संहिता जो ग्रंथ है ये आदि शिव जी ने इसका रचना इसकी मानी जाती है। आदिनाथ शिव के द्वारा ये रचित ग्रंथ है, ऐसा माना जाता है। और इसके अंदर 5 पटल हैं, 5 यानी अध्याय हैं। उनमें तीसरे अध्याय का 26वें नंबर का श्लोक देखेंगे, तीसरे अध्याय का 26 नंबर का श्लोक देखेंगे तो वहाँ आता है, इदम योग विधानेन कुर्याद विंशति कुंभकान। यदि हम योग का विधान करते हैं इस विधान से, विंशति यानी 20 प्रकार के कुंभकों से, ये 20 प्रकार का कुंभक यानी ऑप्शन जो 1 है ये सही है। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्ताः प्रत्यहम विगतालसः, सब प्रकार के जो द्वंद्व है उन सब से मुक्ति मिल जाती है यदि एक बार हम करते हैं। तो यहाँ साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 24 घंटों में 4 बार करना है। 24 घंटे में कितनी बार करना है? 4 बार करना है। टोटल 80 बार बन जाता है, टोटल 80 बार है। यानी प्रातःकाल, मध्याह्न में, सायंकाल और अर्धरात्रि में, यानी 20-20 बार एक बार में। यहाँ प्रश्न ये है कि कितने चक्रों का अभ्यास, यानी एक समय में एक बार में कितने चक्रों का अभ्यास करें, वह 20 बार करना है। स्पष्ट हुआ। और यदि ऐसा पूछा जाए कि 24 घंटों में करना है कितना है, तो 80 बार करना है। आज का दूसरा प्रश्न ये है कि जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन, यानी आपको ये ध्यान विशेष रखना है, जीवित कोशिका पूछी है, अजीवित कोशिका नहीं है, इस प्रश्न को विशेष ध्यान रखना। दूसरा है, संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको ये बता देता हूँ कि राइबोसोम जो है, यानी चतुर्थ ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैसे, इसको थोड़ा समझिए। राइबोसोम जो है ये राइबोन यूक्लिड एसिड है, यानी उसको RNA से भरपूर रहते हैं ये, तथा समस्त पूरे शरीर के अंदर 60% जो प्रोटीन है इन्हीं के माध्यम से हमें मिलता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यानी प्रोटीन फैक्ट्री का भी पूछे प्रश्न तो किसे कहा जाता है, किस कोशिका? तो राइबोसोम जो कोशिका है इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है, या हमारा लाइसोसोम जो है ये हमारे आत्महत्या थैली कहा जाता है। पर इन सब के बारे में, इन तीनों के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बहुत अच्छे से विस्तार से बता चुका हूँ। पर इसमें इतना ध्यान रखना है, राइबोसोम जो है इस संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। और आज का दूसरा अगला प्रश्न जो ये है कि छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है, उसको आप समझिए। अब छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से रोग जो होता है वह रिकेटस जो नाम का रोग है ये होता है। अब ये रिकेटस नाम का रोग कैसे हो जाता है, थोड़ा इसको समझिए। ऐसे जो रोग होते हैं जिसमें बच्चे बिल्कुल जन्म से ही बहुत अंदर रहते हैं, जिनको धूप नहीं लगती, उन बच्चों को ये रोग होता है, एक बात। दूसरा, आजकल देखते हैं शहरों में ऐसे ये तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि उसमें हम फ्लैट सिस्टम में हो गया, अंदर रहते हैं, और 80% बच्चों में विटामिन डी की कमी से रोग हो रहा है। अब बचे हुए बाकी रोग है ये, हालांकि ये भी अस्थि हड्डियों से संबंधित है। और अब देखें ऑस्टियोमलेशिया, इसको देखिए, ऑस्टियोमलेशिया ना, ये भी एक अस्थि के कैल्सिफिकेशन के लिए, यानी अस्थि मतलब हड्डी के कैल्सिफिकेशन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो आंत से, यानी आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, आंतों से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। यानी जो तरुण है, युवा में कैल्शियम तथा जो विटामिन डी की कमी से, विशेषकर स्त्रियों में अस्थि मृदुता
ये ऑस्टियोमलेशिया का हिंदी जो अनुवाद है उसे बोलते हैं अस्थि मृदुता, यानी हड्डियाँ जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और नामक रोग हो जाता है उसे। स्पष्ट हुआ। तो इस कमी से क्या होता है कि उनकी हड्डियाँ जैसे थोड़ा सा लगते हैं वो उनको टूटने का ज़्यादा भय बना रहता है। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी का रोग है ये भी, जिसमें होता क्या है, जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि माने जैसे बुरादा, बुरादा देखा है, लकड़ी का बुरादा झड़ने लगता है की तरह झड़ जाता है, वैसे ही इस रोग में पीड़ित जो होता है, मरीज जो होता है में छींकने यानी छींक भी लेगा तब भी फ्रैक्चर यानी होने की संभावना बढ़ जाती है, इतनी उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ये केराटोमलेशिया है, इसका मुझे थोड़ा भी नहीं स्पष्ट उत्तर मिला, पर आप ध्यान रखिए इसका सही उत्तर इस क्वेश्चन का है वह रिकेटस जो है, ये बच्चों के विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है वह ये है, असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। असामान्य व्यक्ति का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं मनोविश्लेषण कहा जाता है। एक बात, अब मनोविश्लेषण तो ये सही उत्तर है इसका। अब इन तीनों को जो आप थोड़ा एक बार इनको भी समझ लिए, वो इसलिए समझना जरूरी है कि अगले प्रश्न में वो शायद इनमें से पूछा जाए। पहले देखें अंतर्निरीक्षण विधि क्या है। अंतर्निरीक्षण विधि जो है या आत्मनिरीक्षण विधि को ही अंतर्दर्शन कहा जाता है या अंतर्निरीक्षण विधि यानी इंट्रोस्पेक्शन जो भी कहते हैं इसे। तो ये स्पष्ट हुआ, किसी तरह से नाम आए, अंतर्दर्शन आए च आत्मनिरीक्षण आए च अंतर्निरीक्षण विधि कहें, तो ये सब इसी के हैं। और स्टाउट एक हुए हैं अपने वेस्टर्न जो ये साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, स्टाउट के अनुसार अपना मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, जो अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार क्या कहते हैं वुडवर्थ, इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है। वुडवर्थ ने जो इसी विधि को आत्मनिरीक्षण की संज्ञा दी है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मागत होती है। स्पष्ट हुआ। अगला जो मनोविश्लेषण है ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसका थोड़ा समझिए। ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक आपने सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा। सिगमंड फ्राइड ने सबसे पहले इस मनोविश्लेषण के बारे में विचार किया, उन्होंने एक सोचा इसके बारे में, और उसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने इसके बहुत आगे आगे चलते गए, उन्होंने अपने अपने विचार दिए। ये मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। मनोविश्लेषण उसे कहते हैं मानव के मन से मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है। इस तरह से ये दोनों को स्पष्ट। और प्रेक्षण जो है, प्रेक्षण वाला जो प्रश्न है, ये प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड है, ये सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी आदि के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली विधि है ये। इसमें एक नमूने के अध्ययन करके उस पर पूरी आबादी के विषय में निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी आप पहुंच नहीं सकते, तो आपने पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो उनमें से आपने 10 लोग चुन लिए और 10 लोग का अध्ययन किया और पूरे बाकी के जितने लोग हैं उनको एक आपने निष्कर्ष रूप में ले लेना। ऐसी ये प्रेक्षण विधि का ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। अगला है विभेदक विधि। विभेदक विधि क्या है? भेदना मतलब, विभेदक विधि का मतलब होता है नैदानिक मनोविज्ञान में विभेदक निदान, एक साथ कई निदान का अर्थ होता है कि कारण खोजना, यानी रोग का कारण क्या है, डायग्नोसिस करना। तो ये विभेदक विधि एक ऐसी विधि है साइकोलॉजी की, तो जिसमें हम अगले के रोगी के एक साथ कई निदान ढूंढने की कोशिश करते हैं और संभावना का आंकलन करने के लिए एक प्रक्रियात्मक विधि है, जिसमें एक मेथड रहता है जिसके माध्यम से हम उसको पूरी उसकी का पूरा डायग्नोसिस कर सके उसमें क्या क्या चल रहा है। अगला प्रश्न है वह ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य के लिए आयाम का उल्लेख नहीं किया गया। अब WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन उन्होंने दी है उसको आज समझते हैं हम। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो स्वास्थ्य को प्रमोट करता है, योग का जो क्षेत्र जो है। तो WHO ने सबसे पहले जो डेफिनेशन दी वो 1948 में स्वास्थ्य पर एक आरोग्यता की एक हेल्थ के ऊपर उन्होंने एक परिभाषा दी है। वो क्या है? वो ये है
कि दैहिक, दैहिक मतलब शारीरिक, ये तो उन्होंने कहा। फिर का मानसिक, मानसिक भी इसमें है। और सामाजिक, यानी सामाजिक है, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाया जाएगा। परंतु यह आध्यात्मिक वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये एक सही उत्तर कौन सा है, आध्यात्मिक वाला, ये सही है, जिसमें WHO ने इसमें कोई स्वास्थ्य आयाम को नहीं कहा, वह है आध्यात्मिक। अब हालांकि बाद में इसको भी स्पिरिचुअल को जोड़ दिया गया है, पर प्रारंभ में इसको नहीं कहा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया। अब देखिए आपके प्रश्न ऐसे हैं कि खाली योग से संबंधित नहीं, आयुर्वेद से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा बेसिक जो है स्वस्थ वृत्तम के बारे में, जो भी उसमें वात पित्त कफ प्रकृति हैं, उनके सब धातुओं के बारे में हमें जानना चाहिए। तो आयुर्वेद जो है तो उसको आप थोड़ा देखिए, उसमें एक चरक सूत्र आप देखेंगे, चरक संहिता का सूत्र में पहला अध्याय, चरक संहिता का पहले अध्याय का 41 नंबर आप सूत्र देखेंगे, यानी श्लोक देखेंगे, वहाँ आता है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी वहाँ 4 प्रकार की आयु की चर्चा की गई है। उसमें पहली है हितायु, हितायु इसके अंदर है, ठीक है। अहितायु भी कहा और सुखायु भी कहा, और चौथा है दुखायु। दीर्घायु वाला ऑप्शन नहीं है, ये क्या है यहाँ पर गलत है, इसलिए यहाँ पूछा गया किसकी चर्चा नहीं की गई। तो हमारा देखें तो सही उत्तर कौन सा हुआ, दीर्घायु, इसकी चर्चा नहीं की गई। चतुर्थ वाला है दुखायु, ये ध्यान रखना है, 4 प्रकार की आयु की वहाँ चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि सत्व रजस और तमस के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या कितनी है। अब ये बड़ा, यदि जिसने सांख्य दर्शन को बहुत अच्छे से 25 तत्वों को नहीं समझा, वो इस प्रश्न को ढंग से उत्तर निकाल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें इस प्रश्न को यदि हम स्पष्ट करें तो हमारे प्रश्न, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं आपको स्पष्ट में बताना चाहूँगा सरलता से, वह ये है कि सांख्य योग जो दर्शन है वो कपिल मुनि ने लिखा है, और कपिल मुनि ने 25 तत्व माने हैं, और 25 तत्वों को उन्होंने, हम उसको 4 भागों में बांटा जाता है। 25 तत्वों कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जिसमें पहला भाग है मूल कारण, जिसमें प्रकृति आती है, प्रकृति मूल होगी 1 नंबर, इसमें 1 रहेगा। दूसरा जो आता है वह ये है कार्य कारण, यानी उसमें आता है कार्य कारण का मतलब हो क्योज ऑफ एंड इफेक्ट। जो कार्य कारण है, कार्य कारण के अंदर आपके 7 आएंगे। कार्य कारण में क्या है, जिसके अंदर आपके महत है, महत यानी आपकी बुद्धि, अहंकार और पंच तन्मात्राएं उसमें सम्मिलित है, जिसमें कार्य कारण के अंदर, यानी 7 यहाँ पर हो गया। अगला जो है, अगला उसमें आता है कार्य यानी इफेक्ट। उसमें इफेक्ट जो कार्य हैं उसके अंदर आपके आते हैं जो 12 एकादश जो इंद्रियां, जिसमें पंच महाभूत हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और 11वीं जो इंद्री मानी है, जिसे उभय इंद्री की संज्ञा 11वीं इंद्री, कोई पूछे 11वीं इंद्री मन को किसने माना, वो सांख्य दर्शन ने ही मन को 11वीं इंद्री के रूप में स्वीकार किया गया है, ये भी ध्यान रखिए। अब पंच महाभूत और 10 इंद्रियां और 1 मन कितने हो गए, ये आपके 16, कितने हुए 16। ये जो 16 के हैं यही इसका सही उत्तर है। अब एक बार लिख लीजिए 16, और उसके बाद क्या बचा, न तो कारण है न कार्य, यानी नाइदर क्योज और इफेक्ट जो है वो कौन सा है, पुरुष। पुरुष कितना, 1। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपके बन जाएंगे ये कितने, 25। ये 25 तत्व हैं मुख्य रूप से, और इनको समझना लेना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रकृति से क्या निकला, प्रकृति से महत निकला, यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार निकला, और अहंकार से सत्व रजस तमस निकले, और वहीं से सत्व रज तमस के इनके मेल से ये 10-11 इंद्रियां निकली, और 1 तमस, इन सब से हमारे पंच तन्मात्राएं निकली। तो ये यहाँ से आप देखेंगे सत्व रज तमस से जो निकले हैं विकार वो क्या है, अहंकार से आपके 16। इसका सही उत्तर ये निकलेगा 16। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि अपर वैराग्य का परिणाम है। अपर वैराग्य का क्या परिणाम है, तो अपर वैराग्य देखें तो यदि आप अपर वैराग्य, 2 प्रकार के वैराग्य, पर वैराग्य और अपर वैराग्य।
ये पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित ये प्रश्न है। उसमें पहले अध्याय यानी समाधि पाद का 15वां सूत्र आप देखेंगे तो वहाँ आता है दृष्टानुश्रविक विप्रश्नस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो वशीकार संज्ञा वैराग्यम जो कहा है तो वही अपर वैराग्य है, या अपर वैराग्य का ही परिणाम है। अब यहाँ इसमें देखेंगे तो कहाँ आता है ये अपर वैराग्य। अपर वैराग्य को हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। विवेक ख्याति नहीं है, असंप्रज्ञात समाधि नहीं है। असंप्रज्ञात तो पर वैराग्य हो जाएगा। यहाँ क्या है अपर, तो अपर जो है वो आपका संप्रज्ञात समाधि वाला ही मार्क ठीक रहेगा। और धर्म में एक समाधि अलग है, ठीक है, ये यहाँ नहीं है, इनको ध्यान रखना। और विवेक ख्याति है, जो भी पुरुष प्रकृति के भेद को जो समझ लेता है वो विवेक ख्याति है। और आगे धर्म में इनके बारे में मैंने पहले वीडियो में खूब अच्छे से बताया है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट आप पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि का आपने सूत्र संख्या नोट कर ली, उसको अच्छे से समझिए। अगला प्रश्न ये है व्योम चक्कर किसका समान अर्थी है। समान मतलब समान अर्थ देने वाला। इनमें से बताना है ज्ञान मुद्रा का है, खेचरी मुद्रा का है, मूल बंद का है, विपरीत करनी का है, इनमें से किसका है। तो इसमें से हम देखें तो ये समानार्थी खेचरी मुद्रा का है। खेचरी मुद्रा का क्यों है, क्योंकि आपने व्योम, व्योम का मतलब होता है कि स्पेस, आकाश को हम बोलते हैं व्योम, ठीक। और ख भी यहाँ पर खेचरी में ख जो है ना वो आकाश का प्रतीक है, और खेचरी आकाश में जो विचरण करता है। अब ये चक्कर क्या है, व्योम चक्कर, ये सिद्धांत पद्धति में वहाँ 9 चक्रों में आते हैं, ये वहाँ है ये। पर ये व्योम चक्कर जो है आप देखते हैं जो आपका सिर जो है इसमें कपाल बना हुआ है। कपाल जो यहाँ पर बना है उस कपाल, उसको कुहर बोलते हैं, कपाल गुहा। जो कपाल गुहा है, यहाँ हमारी जीभ रहती है, इधर आपका कंठ रहता है, गला। तो ये कपाल गुहा जो है, कपाल तालु इसको हम कहेंगे, कपाल तालु या कपाल गुहा। तो वहाँ योगी क्या करता है, अपनी जीवा को यहाँ स्पर्श करता है। और चक्कर की बात करेंगे तो चक्कर तो इसके ऊपर होता है, यहाँ पर कपाल चक्कर जो होता है वो हमें दिखाई देता नहीं है। पर खेचरी मुद्रा हम लगाते हैं, योगी लगाते हैं, वो अपनी जीवा को यहाँ से फोल्ड कर करके अपने यहाँ पर स्पर्श करता है कपाल गुहर के अंदर, यानी इसी व्योम चक्कर को स्पर्श करने की कोशिश करता है, तब ये खेचरी मुद्रा बनती है। आप इतना ही स्पष्ट करें कि इसका अर्थ, इसके साथ संबंध है इसका व्योम और आकाश, और खेचरी का भी शब्द अर्थ भी आकाश। मूलबंध हमारे गुदाद्वार से विपरीत करनी एक अलग मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा हाथों की मुद्रा है, तो ये इससे कोई इसका वास्ता नहीं है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न वह ये है, किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक और गैर मौखिक, मौखिक यानी बोलने वाला और गैर मौखिक यानी बिना बोले अभिव्यक्तियों किसके 2 घटक हैं। ये आत्मविश्वास तो अलग बात होगी, जिसमें आत्मविश्वास बात ही नहीं है। संयम भी नहीं हो सकता, ये भी आंतरिक बात है। और तद अनुभूति ये भी नहीं होता। संप्रेषण यानी आपका कन्वर्सेशन जो होता है आपस में बातचीत वार्तालाप का है, वह वार्तालाप 2 प्रकार की होती है, एक मौखिक और एक होती है गैर मौखिक, इसलिए संप्रेषण के घटक हैं। इसी के साथ आज का वीडियो पूर्ण हुआ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर मिलते